Bismillahirrahmanirrahim. My name is Muhammad Imran Qazi, lecturer, Government Islamia College, Lahore. Today, I am going to start chapter number 7 from first year. The name of this chapter is Protista or Protokista. Be careful and vigilant during this class. Hopefully, you will learn better than ever. Uh, the kingdom Protista consists of a vast assortment of primary aquatic eukaryotic organisms whose diverse body forms, type of reproduction, mode of nutrition, and uh, lifestyle make them a difficult to characterize. Basically, this kingdom is defined by exclusion. All members have characteristics that excluded from the other four kingdoms. पुराने वक्तों की बात है, क्लासिफिकेशन के अंदर जब ये जानदार जो हैं इनको हम क्लासिफाई करते थे मुख्तलिफ दूसरे किंगडम्स के अंदर, जब तक ये किंगडम प्रोटिस्टा जो है इसका वजूद नहीं था। लेकिन अब हम इस स्टेज पे पहुँचे हैं कि हम इस बात को डिफ़ाइन कर पाएँ कि ये प्रोटिस्टा या प्रोटोकिस्टा जो है वो क्या होते हैं। तो मैंने आपको कहा कि जो प्रोटिस्टा होते हैं ये एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स का ऐसा ग्रुप है जिनकी पर्टिकुलर बॉडी फॉर्म है, जिनमें वे ऑफ रिप्रोडक्शन स्पेसिफिक है, जिसमें वे ऑफ न्यूट्रिशन भी मखसूस है, और इन तमाम करेक्टरिस्टिक्स की बेस पे भी इनको डिफ़ाइन करना मुश्किल है। लेकिन यहाँ ये बात याद रहे कि वो तमाम ऑर्गेनिजम्स जिनमें करेक्टरिस्टिक्स का एक मखसूस सेट जो बाकी चार किंगडम मिसाल के तौर पर फंजाई, एनिमल्स, प्लांट्स और मोनेरा के अंदर मौजूद नहीं है, उन करेक्टरिस्टिक्स वाले जानदार को हम किंगडम प्रोटिस्टा और प्रोटोकिस्टा में कंसीडर करते हैं। तो अब अगला क्वेश्चन ये है कि जो प्रोटिस्ट्स हैं वाई दे हैव मच मोर डाइवर्सिटी, या किंगडम प्रोटिस्टा इतने ज़्यादा डाइवर्स क्यों हैं। ऑर्गेनिज्म इन द किंगडम प्रोटिस्टा हैव इवॉल्व्ड डाइवर्सिटी इन देयर। अब डाइवर्सिटी कहाँ कहाँ मौजूद है, ये एक तो बड़ी सिंपल सी बात ये है कि जो डाइवर्सिटी है वो जानदारों के अंदर है। दूसरी डाइवर्सिटी ये है कि जानदारों के अंदर जो मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स हैं उनमें जो मुख्तलिफ फंक्शंस हैं उनमें भी जो है वो डाइवर्सिटी मौजूद है। साइज़ एंड स्ट्रक्चर जो है वो बहुत डाइवर्सिटी के हैं। लोकोमोशन के तरीक़ाकार मुख्तलिफ हैं। ख़ुराक लेने के अंदाज़ मुख्तलिफ हैं। दूसरे जानदारों के साथ इंटररिएक्ट करने का अंदाज़ मुख्तलिफ है। रहने की जगह मुख्तलिफ है। रिप्रोडक्शन का अंदाज़ डिफरेंट है। मुख्तलिफ़ किस्म के रिप्रोडक्टिव मेथड जो हैं वो राइज हैं इनके अंदर। सो ये तमाम जो करैक्टरिस्टिक्स हैं, इन तमाम करैक्टरिस्टिक्स की बेस पे हम ये बात कह सकते हैं कि प्रोटिस्टा जो हैं दीज हैव वाइड रेंज ऑफ देयर डाइवर्सिटी। बेस्ड ऑन डाइवर्सिटी मोस्ट बायोलॉजिस्ट रिगार्ड द प्रोटिस्ट किंगडम एज पॉलीफाइलेटिक ग्रुप। अब यहाँ ये बात याद रहे कि पॉलीफाइलेटिक, मोनोफाइलेटिक क्या होती है। जब हम जानदारों के ओरिजिन की बात करते हैं, उनके इब्तदा की बात करते हैं, तो अगर हम सिंपल ये कह देंगे तमाम जानदारों का ओरिजिन एक ही जानदार से हुआ है, तो फिर उस ग्रुप को हम कहेंगे मोनोफाइलेटिक। मोनो मीन वन, फाइलेटिक मीन लाइन, लीनिएज, एंसेस्टर्स, फोर फादर्स, बावजदाद। तो अगर हम कहें पॉलीफाइलेटिक तो इसका मतलब होगा जानदार जो हैं इस ग्रुप के, उनका ओरिजिन एक जानदार से नहीं हुआ, उनका ओरिजिन डिफरेंट टाइप के जानदारों से हुआ है। तो इसलिए जो प्रोटिस्टा हैं हम ये मानते हैं कि इनका ओरिजिन एक जानदार से नहीं हुआ, बल्कि डिफरेंट किस्म के जो ग्रुप्स हैं उनसे ओरिजिन होके ये ग्रुप एक यूनिक करैक्टरिस्टिक्स का बना, इसलिए इस ग्रुप को पॉलीफाइलेटिक ग्रुप कहते हैं। ऑर्गेनिज्म दैट इज़ द प्रोटिस्ट प्रोबेबली डू नॉट शेयर अ सिंगल कॉमन एंसेस्टर। मार्ग्यूलिस और श्वार्ट्स जो हैं उन्होंने 27 फाइला जो हैं वो
डिस्कस किए हैं, तो जिनकी बेस पे ये किंगडम प्रोटिस्टा जो है हम इसको डिस्कस कर सकते हैं। किंगडम प्रोटिस्टा जो है, मैंने कहा कि एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, एक ग्रुप है मुख्तलिफ़ किस्म के जानदारों का, जिसमें करैक्टरिस्टिक्स का एक मखसूस सेट है। अब प्रोटिस्टा जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के हैं, एनिमल लाइक प्रोटिस्ट, फंजाई लाइक प्रोटिस्ट, प्लांट लाइक प्रोटिस्ट। तो इसका मतलब है एनिमल लाइक प्रोटिस्ट एनिमल से ओरिजिन हुए होंगे, प्लांट लाइक प्रोटिस्ट प्लांट से ओरिजिन हुआ होगा, फंजाई लाइक प्रोटिस्ट फंजाई से ओरिजिन हुआ होगा। लेकिन तमाम के, चाहे वो एनिमल से ड्राइव हुए हैं, चाहे वो प्लांट से ड्राइव हुए हैं, चाहे वो फंजाई से ड्राइव हुए हैं, लेकिन करैक्टरिस्टिक्स तमाम के मिलते जुलते हैं। इसलिए हमने उन तमाम को, जिनका जहाँ से भी ओरिजिन हुआ है, उनको उठा के ग्रुप में एडजस्ट कर दिया। उस ग्रुप को हमने प्रोटिस्टा का नाम दिया। अब पहला ग्रुप हम डिस्कस करेंगे, वो प्रोटिस्टा जो एनिमल की तरह होते हैं, जिनमें करैक्टरिस्टिक्स एनिमल से मैच करते हैं। उनमें पहला जो प्रोटोजोआ है, ये एनिमल लाइक प्रोटिस्ट हैं। ऑल प्रोटोजोन्स आर यूनिसेलुलर, सिंगल सेल पे मुश्तमिल होते हैं। ज़्यादातर अपनी खुराक जो लेते हैं वो एंडोसाइटोसिस। चैप्टर नंबर 4 में चलें तो खुराक को सेल मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट करके खाने का तरीका जो है वो एंडोसाइटोसिस कहलाता है। एंडो मीन इनसाइड, साइट मीन सेल। सेल के अंदर खुराक ले जाना, सेल मेम्ब्रेन को फोल्ड करके एंडोसाइटोसिस कहलाता है। तो इस एनिमल लाइक प्रोटिस्ट की पहली मिसाल जो है वो अमीबा है। दिस ग्रुप includes all free living freshwater marine and soil amoeba as well as those that are parasites of animals। तमाम वो अमीबा, चाहे वो पानी के अंदर मौजूद हैं ताज़ा पानी में, चाहे वो समुंदर में मौजूद हैं, चाहे वो मिट्टी में मौजूद हैं, चाहे वो अमीबा हैं जो इंसान में बीमारियां या इंसान फैलाते हैं या उनके अंदर रहते हैं। ये तमाम बैक्टीरिया अमीबा का ग्रुप जो है, इनको मिला के हम अमीबा कहते हैं। दैट इज़ द फर्स्ट टाइप ऑफ एनिमल लाइक प्रोटिस्ट। अमीबा लैक फ्लैजिला and move by forming specialized cytoplasmic projections called pseudopodia। अमीबा जो होते हैं ये इनमें फ्लैजिला मौजूद नहीं होते जैसे बैक्टीरिया में आपने देखे, लेकिन इसमें हरकत करने के लिए उंगली की तरह के प्रोजेक्शंस, साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस कहते हैं, वो सूडोपोडिया होते हैं। द इंटेस्टाइनल पैरासाइट्स, जो पैरासाइट्स अमीबा होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, उनमें एंटामीबा हिस्टोलाइटिका, ये कॉज अमीबिक डाइसेंट्री इन ह्यूमन। इंसान के अंदर जो है वो पखानों का बायस बनता है, डायरिया का बायस बनता है, जिसमें ब्लड निकलता है तो वेस्ट मैटर के साथ। तो इस अमीबा को हम कहते हैं एंटामीबा हिस्टोलाइटिका। तो ये हमारे लिए नुकसान का बायस है, पैरासाइट है। तो वो एनिमल लाइक प्रोटिस्ट की जो दूसरी टाइप है उसे हम कहते हैं ज़ूओफ्लैजिलेट्स। पहली टाइप कौन सी थी? अमीबा। दूसरी टाइप कौन सी है? ज़ूओफ्लैजिलेट्स। दीज प्रोटिस्ट आर मोस्टली यूनिसेलुलर, सारे के सारे नहीं हैं लेकिन कुछ, ज़्यादातर यूनिसेलुलर हैं। अ फ्यू आर कॉलोनियल, कुछ जो हैं वो ग्रुप बना के रहते हैं। विद स्फेरिकल और इलोंगेटेड बॉडीज़, कुछ की बॉडी गोल होती है, कुछ की बॉडी लंबी होती है। विद अ सिंगल सेंट्रल न्यूक्लियस, लेकिन न्यूक्लियस जो है वो दरमियान में कितने होते हैं? एक होते हैं। दे पोजेस फ्रॉम 1 to many लॉन्ग विप लाइक फ्लैजिला, इनमें फ्लैजिला मौजूद होते हैं। विप चाबक, घोड़े को मारने वाली छड़ी, जो छड़ी के आगे जो रबड़ बांधी होती है उसको हम जो है वो विप चाबक कहते हैं। दैट एनेबल देम टू मूव, ये मूव किस वजह से करते हैं? फ्लैजिला की मदद से। फ्लैजिलेट्स मूव रैपिडली पुलिंग देमसेल्फ फॉरवर्ड बाय लैशिंग फ्लेक्सिबल फ्लैजिला, अपने फ्लैजिला को लहराते हुए ये आगे की तरफ मूव करते हैं। दे आर यूजली लोकेटेड एट द इंटीरियर एंड, फ्लैजिला आमतौर पे बैक्टीरिया की ज़ूओफ्लैजिलेट्स की सामने वाली साइड पे मौजूद होते हैं। Flagellates obtain their food either by ingesting living or dead organism or by absorbing nutrient from dead
डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो ज़ूओफ्लैजिलेट्स हैं वो अपनी खुराक या तो इंजेस्ट करते हैं, खा लेते हैं अपने ओरल पोर्शन से, मुंह जिसे हम कह सकते हैं उसके ज़रिए खा लेते हैं। वो डेड जानदार को भी खा सकते हैं, वो किसी जिंदा को भी खा सकते हैं, छोटे जानदार को, अपने जो उनका प्रे होगा, या फिर वो गले सड़े मादे पे भी खुराक हासिल करते हैं। ये दीज में बी फ्री लिविंग, ये आज़ाद भी तैर सकते हैं। सिम्बायोंट पैरासाइट, सिम्बायोंट हो सकते हैं, दूसरे जानदारों के साथ मिलकर रह सकते हैं। पैरासाइट्स हो सकते हैं, दूसरों के ऊपर रह के सर्वाइव कर सकते हैं। इसकी मिसाल है ट्राइकोनिम्फा। आर complex specialized flagellate with many flagella which live as symbiont in the gut of termite and help the digestion of dry wood। अब जो हमारी लकड़ी को गिन लग जाती है वो किससे लगती है? टर्माइट से। और उस टर्माइट के अंदर ये फ्लैजिला जिसका नाम है ज़ूओफ्लैजिलेट, जिसका नाम है ट्राइकोनिम्फा, ये उसके अंदर मौजूद होता है। और फिर ये क्या करता है? उससे खुराक लेता है टर्माइट से, और टर्माइट से प्रोटेक्शन लेता है। जबकि टर्माइट जो है वो इसको बनी बनाई खुराक देती है और इससे लकड़ी हज़म करवाने का काम करती है। तो जो लकड़ी हमारी जिसको गिन लग जाती है वो इस टर्माइट की मदद से, और ये टर्माइट इसके अंदर मौजूद पैरासाइट ट्राइकोनिम्फा उससे हेल्प लेती है। तो दोनों एक दूसरे के लिए फ़ायदेमंद साबित होते हैं, इसलिए इस एसोसिएशन को हम सिम्बायोंट का नाम देते हैं। थर्ड टाइप है एनिमल लाइक प्रोटिस्ट की, दैट इज़ कॉल्ड एज सिलिएट्स। सिलिएट्स आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म विद अ फ्लेक्सिबल आउटर कवरिंग कॉल्ड अ पेलिकल। इनकी बॉडी की आउटर मेम्ब्रेन, जो आउटर कवरिंग होती है, दैट इज़ कॉल्ड एज पेलिकल। सिलिएट्स इसलिए कहते हैं कि इनकी बॉडी जो है दैट इज़ कवर्ड विद सीलिया दैट गिव देम डेफिनेट बट चेंजेबल शेप। जो पेलिकल है वो बॉडी की आउटर मोस्ट कवरिंग है, वो एक मखसूस शेप तो देती है लेकिन शक्ल को तब्दील करने में भी हेल्प करती है। इन पैरामीशियम द सरफेस ऑफ द सेल इज़ कवर्ड विद सेवरल थाउजेंड फाइन शॉर्ट हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड सीलिया। तो उनको सीलिया का नाम दिया जाता है। द सीलिया बीट इन सच अ precisely coordinated fashion that the organism can go forward, can also go back and turn around। तो ये सीलिया इस हेल्प कैसे करते हैं? इस तरह से बीट करते हैं एक प्रॉपर तरतीब के साथ कि जानदार आगे भी जा सकता है, पीछे भी जा सकता है, और अपनी जो डायरेक्शन है वो तब्दील भी कर सकता है। सम सिलिएट्स आर सेसाइल, कुछ सिलिएट जो हैं वो हरकत नहीं करते, वो साकन होते हैं, सेसाइल, एंड रिमेन अटैच्ड टू द रॉक और अदर सर्फेसिस, या दूसरी जो सतहें होती हैं उनके साथ अटैच रहते हैं। मोस्ट सिलिएट्स इंजेस्ट बैक्टीरिया और अदर टिनी प्रोटिस्ट। सीलिया की खुराक जो होती है वो ये होती है कि या तो ये प्रोटिस्टा को खा लेते हैं या बैक्टीरिया को खा लेते हैं। सीलिया इसकी मिसाल जो है सिलिएट्स की हमारे पास जो है वो पैरामीशियम है। तो पैरामीशियम की बॉडी के गिर्द जो है वो सीलिया मौजूद होते हैं, तो ये स्लिपर शेप होता है, तो ये सिलिएट्स में आता है। चौथी टाइप जो एनिमल लाइक प्रोटिस्ट की है दैट इज़ फोरामिनीफेरेंस एंड एक्टिनोपोड्स। दीज मेरीन प्रोटोजोन्स प्रोड्यूस शेल, ये समंदर में रहते हैं, अपने गिर्द शेल बनाते हैं, जिस शेल को आम तौर पे हम टेस्ट्स भी कहते हैं। टेस्ट्स ऑफ फोरामिनीफेरेंस आर मेड अप ऑफ कैल्शियम। अब ये बात याद रखनी है कि फोरामिनीफेरेंस का जो टेस्ट होता है वो कैल्शियम से, वेयर एज दोज ऑफ एक्टिनोपोड मेड अप ऑफ सिलिका। जो एक्टिनोपोड्स होते हैं उनका शेल सिलिका से बना होता है। द शेल्स ऑफ द टेस्ट कंटेन पोर्स थ्रू विच साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन कैन एक्सटेंड। अब जो इसका शेल होता है उसमें छोटे छोटे सुराख होते हैं, जिन सुराखों से साइटोप्लाज्म जो है वो बाहर की जानिब निकल आता है। दी साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस फॉर्म स्टिकी इंटरकनेक्टेड नेट दैट एंटेंगल प्रे। और यही साइटोप्लाज्म की प्रोजेक्शंस जो बाहर निकलती हैं शेल के सुराखों में से, ये हेल्प करती है अपने शिकार को पकड़ने के लिए।
डेड फोरामिनिफेरंस सिंक टू द बॉटम ऑफ द ओशन। जो मुर्दा फोरामिनिफेरंस होते हैं वो समुंदर की तह में गिरते रहते हैं मर मर के। वेयर देयर शेल फॉर्म्स अ ग्रे मड, और उनका जिस्म जो मुर्दा होता है उनसे ग्रे मड बन जाती है। दैट इज़ ग्रेजुअली ट्रांसफॉर्म्ड इनटू चॉक, जो आहिस्ता आहिस्ता उस चॉक में कन्वर्ट हो जाती है जिसको हम लिखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फोरामिनिफेरंस ऑफ द पास्ट हैव क्रिएटेड वास्ट लाइमस्टोन डिपॉजिट, चूँकि इस समुंदर के अंदर मौजूद हैं। जब इनकी डेथ होती है तो वन बाय वन एक दूसरे के ऊपर गिरते चले जाते हैं और फिर रॉक्स की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। तो जो लाइमस्टोन के डिपॉजिट्स हैं समुंदर के अंदर, वो भी इन्हीं फोरामिनिफेरंस की बॉडीज़ की डेपोजिशन से बने हैं। पांचवा ग्रुप जिसका ताल्लुक एनिमल की तरह प्रोटिस्ट के साथ है, एनिमल लाइक है, उसे हम कहते हैं एपिकम्प्लेक्सन्स। एपिकम्प्लेक्सन्स आर लार्ज ग्रुप ऑफ पैरासिटिक प्रोटोजोआ। यह बात याद रहे कि ये पैरासाइट्स हैं। सम ऑफ विच काज सीरियस डिजीज़, कुछ बीमारियां फैलाते हैं। इसकी बड़ी कॉमन एग्जांपल है मलेरिया ह्यूमन। एपिकम्प्लेक्सन्स लैक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स फॉर लोकोमोशन बट मूव बाय फ्लेक्सिंग। बॉडी में कोई प्रॉपर, ये बात याद रहे, मैं एपिकम्प्लेक्सन इस वक्त मॉस्किटो को नहीं कह रहा, मैं एपिकम्प्लेक्सन कह रहा हूँ प्लाज्मोडियम को, जिसको मॉस्किटो कैरी करता है और इंसान में ट्रांसफ़र करता है। उसकी बात हो रही है कि वो अपनी फ्लेक्सिंग बॉडी जो है उसके गिर्द लिपट लिपट के चलता है, ये वाला भी, और कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर नहीं होता। एट सम स्टेजेस इन देयर लाइफ दे डेवलप अ स्पोर। बॉडी के कुछ टाइम पे ये स्पोर बनाते हैं। अ स्मॉल इन्फेक्टिव एजेंट ट्रांसमिट टू द नेक्स्ट। अब ट्रांसमिटेड एजेंट कौन सा होगा? मॉस्किटो होगा। मैनी एपिकम्प्लेक्सन्स स्पेंड पार्ट ऑफ देयर लाइफ इन वन होस्ट एंड पार्ट इन डिफरेंट होस्ट पेज। कुछ ऐसे पैरासाइट्स होंगे, एपिकम्प्लेक्सन्स होंगे, जो अपनी लाइफ का कुछ हिस्सा तो एक पैरा होस्ट में गुजारेंगे, जबकि दूसरा हिस्सा दूसरे होस्ट में गुजारेंगे। इसकी मिसाल बड़ी कॉमन है, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम जब एक इंसान को मच्छर काटता है तो वो नॉर्मल इंसान को, तो उसमें प्लाज्मोडियम मुंतकिल कर जाता है। अब प्लाज्मोडियम जो है इंसान की बॉडी में स्पोर्स बनाता है। स्पोर्स बनाने के बाद वो ब्लड सेल में चले जाते हैं और ब्लड सेल को ब्रेक डाउन करते हैं, जिसकी वजह से ब्लड सेल की कमी हो जाती है बॉडी के अंदर, रेड ब्लड सेल की, और कलर जो है वो पीला हो जाता है, जो है वो बुखार हो जाता है, पीला कलर हो जाता है। और उसके बाद वही स्पोर्स जो हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं गैमीट्स के अंदर। इस प्रोसेस को, स्पोर्स के बनने के प्रोसेस को स्पोरोगनी, और जब वो गैमीट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं तो उसको गैमेटोगनी। तो ये दोनों गैमीट्स जो हैं, जिसको मेल फीमेल गैमीट्स भी कह सकते हैं, माइक्रो या माइक्रो छोटे या बड़े, माइक्रो जो होगा वो मेल होगा, मैक्रो बड़ा, ये दोनों गैमीट्स जो हैं वो दोबारा से जब मच्छर काटेगा उसमें मुंतकिल हो जाएंगे, तो उसमें जाइगोट बनेगा। जाइगोट से फिर जो है वो प्लाज्मोडियम बनेगा, और प्लाज्मोडियम दोबारा से एक इंसान की बॉडी में इंजेक्ट हो जाएगा। इसे कहते हैं एपिकम्प्लेक्सन। इसकी मिसाल है प्लाज्मोडियम। ये तो मैंने आपसे डिस्कस किए एनिमल लाइक प्रोटिस्ट्स, जिसमें प्रोटोजोआ, ज़ूओफ्लैजिलेट्स, सिलिएट्स, फोरामिनिफेरंस एंड एक्टिनोपोड्स as well as एपिकम्प्लेक्सन्स। ऑल दीज प्रोटिस्ट्स वर एनिमल लाइक। क्यों? कि इनकी बॉडी के जो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो आम तौर पे ऐसे महसूस होते हैं जैसे एनिमल्स के हैं, और हम ये फ़र्ज़ करते हैं कि ये एनिमल से इनका ओरिजिन हुआ है। दूसरा ग्रुप जो है दैट इज़ कॉल्ड एज प्लांट लाइक प्रोटिस्ट। एल्गी हैं लेकिन ये पौधों की तरह के होते हैं। इस डेफिनेटली क्लियर कट बात है कि इनकी बॉडी के जो स्ट्रक्चर्स होंगे वो प्लांट से मैच करते होंगे। एल्गी, सिंगुलर को एल्गा कहते हैं, आर फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट्स कैरिंग आउट प्रोबेबली 50 to 60% ऑफ ऑल द फोटोसिंथेसिस ऑन अर्थ। ज़मीन के ऊपर जितनी भी फोटोसिंथेसिस होती है उसमें से तकरीबन 50 to 60% जो होती है वो ये एल्गी की वजह से होती है। अ बॉडी विच इज़ नॉट डिफ्रेंशिएटेड इनटू ट्रू रूट्स,
स्टेम एंड लीव्स एंड लैक जाइलम फ्लोएम इज कॉल्ड एज थैलस। क्योंकि इनकी बॉडी प्रॉपर रूट्स में, स्टेम में, लीव्स में डिफ्रेंशिएटेड नहीं होती, जाइलम और फ्लोएम मौजूद नहीं होते, इसलिए एल्गी की जो बॉडी है दैट इज़ कॉल्ड एज थैलस। थैलस कहते हैं उसको। और कोई भी ऐसी बॉडी, कोई भी ऐसा प्लांट जिसमें ये कंडीशन मौजूद हो, हम उसको थैलस ही कहेंगे। ऑलमोस्ट ऑल एल्गी आर एक्वेटिक, ये तमाम की तमाम पानी में रहती हैं। व्हेन एक्टिवली ग्रोइंग, जब ये बढ़ती हैं, अपनी तादाद बढ़ाती है, साइज़ को इंक्रीज करती है। एल्गी आर रिस्ट्रिक्टेड टू डैम और वेट एनवायरनमेंट, ये कभी भी गीले माहौल से दूर नहीं हो सकती। सच एज ओशन, समुद्र में रहेगी, फ्रेश वाटर पाउंड्स में रहेगी, लेक्स में रहेगी, स्ट्रीम्स में रहेगी, हॉट स्प्रिंग में रहेगी, पोलर आइस पे रहेगी, मॉइस्ट सॉइल में रहेगी, ट्रीज़ पे रहेगी एंड रॉक्स पे रहेगी। तो ये तमाम जो हैबिटेट्स हैं ये पानी से लिंक्ड हैबिटेट्स हैं। तो इन तमाम जगहों पे ये एल्गी जो है वो मौजूद हो सकती है। अब इसकी पहली जो टाइप है एनिमल लाइक प्रोटिस्ट एल्गी की, दैट इज़ कॉल्ड एज यूग्लिनॉइड्स। यूग्लिना, जिस आपने नाम सुना होगा। यूग्लिनॉइड्स हैव अ यूग्लिनॉइड्स हैव एट वेरियस टाइम्स बिन क्लासिफाइड इन प्लांट किंगडम। पहले पहले हमने यूग्लिना को प्लांट किंगडम में कंसीडर किया था एल्गी के साथ, एंड एनिमल किंगडम प्रोटोजोआ के साथ। बेस्ड ऑन मोलेकुलर डाटा, यूग्लिनाइड्स आर थॉट टू बी क्लोज रिलेटेड टू ज़ूओफ्लैजिलेट्स। लेकिन जब हमने इसकी मॉलिक्यूलर डाटा इकट्ठा किया, इसकी जो है वो डीएनए सीक्वेंसिंग की, तो हमें पता चला कि ये ज़ूओफ्लैजिलेट्स के साथ ज़्यादा मिलते हैं। दे आर प्लांट लाइक इन देयर पिगमेंट्स, इनमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो होते हैं वो पौधों की तरह के होते हैं। हाउएवर some photosynthetic euglenoids lose their chlorophyll when grown in dark and obtain their nutrients heterotrophically by ingesting organic matter। होता यूँ है कि इनमें एनिमल्स के करैक्टर भी मौजूद हैं, प्लांट के करैक्टर भी मौजूद हैं। जब लाइट अवेलेबल है तो प्लांट की तरह के फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स को इस्तेमाल करके फोटोसिंथेसिस करेगा। जब लाइट अवेलेबल नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस ख़त्म हो जाएगा और ये हेट्रोट्रॉफिकली खुराक को हासिल करेंगे। अदर स्पीशीज़ ऑफ यूग्लिनॉइड्स आर ऑलवेज कूलर, लेस एंड हेट्रोट्रॉफिक। जो दूसरी स्पीशीज़ हैं यूग्लिना के अलावा, वो आमतौर पे कलर लेस होंगी और हेट्रोट्रॉफिक होंगी। सिर्फ यूग्लिना ऐसा है जिसकी बॉडी जो है उसमें कलर मौजूद होता है प्लांट की तरह का। तो ये पहला ग्रुप था यूग्लिनॉइड। दूसरा ग्रुप जो है वो डाइनोफ्लैजिलेट्स हैं। वन ऑफ द मोस्ट अनयूजुअल प्रोटिस्ट फाइला इज़ दैट ऑफ डाइनोफ्लैजिलेट्स। ये अनयूजुअल है। मोस्ट डाइनोफ्लैजिलेट्स आर यूनिसेलुलर, ये भी ज़्यादातर यूनिसेलुलर सिंगल सेल हैं। देयर सेल्स आर ऑफन कवर्ड विद शेल ऑफ इंटरलॉकिंग सेलुलोज प्लेट्स इम्पर्जिनेटेड विद सिलिकेट्स। इनका जो शेल होता है वो इंटरलॉकिंग होता है। इंटरलॉकिंग का मतलब होता है दो प्लेट्स जो आपस में जोड़ें तो लॉक कर दें, ऐसी दो प्लेट्स होंगी और उसके अंदर सिलिका, रेत इम्पर्जिनेटेड होती है ताकि वो उसको सख्त कर सके। इकोलॉजिकली डाइनोफ्लैजिलेट्स आर वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्रुप ऑफ प्रोड्यूसर्स। हमारी ज़मीन के ऊपर जो प्रोड्यूसर्स में सबसे अहम ग्रुप है वो डाइनोफ्लैजिलेट्स का है, सेकंड ओनली टू डाई एटम्स। सबसे पहला ग्रुप जो है वो प्रोड्यूसर्स का कौन सा है, डाई एटम्स हैं। दूसरा ग्रुप डाइनोफ्लैजिलेट्स हैं इन मेराइन एनवायरनमेंट। डाइनोफ्लैजिलेट्स आर नोन टू हैव ओकेजनल पॉपुलेशंस एक्सप्लोजन और ब्लूम्स। होता यूँ है कि जब इनको खुराक अवेलेबल हो और माहौल फिजिबल हो तब इनकी ग्रोथ जो है वो बहुत बढ़ जाती है, तो फिर हम उसको नाम देते हैं एक्सप्लोजन, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन और ब्लूम। These blooms frequently color the water orange
रेड और ब्राउन एंड आर नोन एज रेड टाइड्स। इनके पैदा होने की वजह से, जो इनके कलर की वजह से जो पानी की लहरें हैं इनके अंदर पिगमेंट जैसी हो जाती हैं। तो अगर वो ऑरेंज हैं तो ऑरेंज टाइड्स, रेड हैं तो रेड टाइड्स, ब्राउन हैं तो ब्राउन टाइड्स, इनको हम नाम देते हैं, और रेड हैं तो रेड टाइड्स कहेंगे। तीसरा ग्रुप जो प्लांट लाइक प्रोटिस्ट का है, दैट इज़ कॉल्ड एज डायटम्स। अब द सेल वॉल ऑफ ईच डायटम कंसिस्ट ऑफ टू शेल ओवरलैप वेयर दे इट टुगेदर। जब वो दोनों इकट्ठी होती हैं तो एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती हैं, एक दूसरे के साथ मिल जाती हैं। मच लाइक एज पेट्री डिश, जैसे पेट्री डिश एक के ऊपर रखी जाए तो वो पता नहीं चलता कि दो हैं। सिलिका इज डिपॉजिटेड इन द शेल, शेल में सिलिका डिपॉजिट होता है। एंड दिस ग्लास लाइक मटेरियल इज लेड डाउन इन इंट्रिकेट पैटर्न, और जो सिलिका है वो इस तरह से अरेंज होता है, उसके इस तरह से पैटर्न होता है, ऐसे महसूस होता है जैसे जो ग्लास है उसके ऊपर कशीदाकारी की गई है। अच्छा जी, डायटम्स आर द मेजर प्रोड्यूसर्स इन द एक्वेटिक इकोसिस्टम इन मेराइन as well as in freshwater ecosystem because of their extremely large number। उनकी बहुत ज़्यादा तादाद होने की वजह से डायटम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन एक्वेटिक फूड चेन। एक्वेटिक फूड चेन में जानदारों की खुराक के सोर्स के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। दीज आर डायटम्स। द थर्ड ग्रुप ऑफ प्लांट लाइक प्रोटिस्ट। नंबर 4, ब्राउन एल्गी। ब्राउन एल्गी इंक्लूड द जेंट ऑफ द प्रोटिस्ट किंगडम। तो जितने भी किंगडम प्रोटिस्टा हैं उनमें सबसे बड़ा जो मेंबर है उसका ताल्लुक इस ब्राउन एल्गी के साथ है। ऑल ब्राउन एल्गी आर मल्टी सेलुलर, ये यूनिसेलुलर नहीं होती, मल्टी सेलुलर होगी। एंड रेंज फ्रॉम फ्यू सेंटीमीटर टू अप्रॉक्सीमेटली 75 मीटर्स इन लेंथ, कुछ मिलीमीटर से चलेगी और 75 मीटर 75 मीटर तक इसकी लेंथ हो सकती है। द लार्जेस्ट ब्राउन एल्गी नोन एज कैल्प आर टफ एंड लेदरी इन अपीयरेंस। जो सबसे बड़ी एल्गी है उसको हम कहते हैं कैल्प, वो सख्त होगी और लेदर चमड़े की तरह की अपीयरेंस होगी। दे पोजेस लीफ लाइक ब्लेड्स, उसके जो बॉडी का स्ट्रक्चर होगा वो उसमें ऐसा महसूस होगा जैसे पत्ता, उसका चौड़ा सारा एरिया ब्लेड कहते हैं उसको। स्टेम लाइक स्टाइप्स मौजूद होंगी, वो स्टेम की मुशाबत भी होंगी। और रूट लाइक होल्ड फास्ट, तो जड़ें तो होंगी लेकिन वो रूट्स नहीं होंगी, इसलिए हम उसको होल्ड फास्ट कहते हैं। तो अब इसका ब्लेड है जो लीफ के तौर पे काम करता है, स्टाइप है जो तने के तौर पे काम करता है, और होल्ड फास्ट है जो जड़ के तौर पे काम करता है, लेकिन ये पत्ता, तने और जड़ नहीं होते। ब्राउन एल्गी आर कॉमन इन कलर, कॉमन इन कूलर मेरीन वाटर। ये ठंडे पानी का आमतौर पे प्रोटिस्ट है, स्पेशली अलोंग रॉकी कोस्ट लाइन्स इन इंटरटाइडल जोन। वो इलाका जहाँ कभी लहरें आ जाती हैं, कभी लहरें वापस चली जाती हैं, कभी कभी लहरें विज़िट करती हैं, उसे कहते हैं इंटरटाइडल जोन्स। वहाँ पे जो रॉक्स होती हैं उनके साथ ये ब्राउन एल्गी अटैच होती है। याद रहे कि प्रोटिस्ट जितने भी हैं उनमें या इन्वर्टिब्रेट्स जो हैं उनमें सबसे बड़ा जो मेंबर है वो ये कैल्प है, और ये इसका ताल्लुक ब्राउन एल्गी के साथ है। अब पांचवा ग्रुप जो है उसे हम कहते हैं रेड एल्गी। द मल्टीसेलुलर बॉडी फॉर्म्स रेड एल्गी इज कॉमनली कंपोज्ड ऑफ कम्प्लेक्स इंटरवोवन फिलामेंट्स दैट आर डेलिकेट एंड फिदरी। इसके जो फिलामेंट्स होते हैं वो डेलिकेट नरम होंगे और ऐसे महसूस होगा जैसे इसके पर होते हैं। अ फ्यू रेड एल्गी आर फ्लैटेंड शीट ऑफ सेल्स, कुछ ऐसी होती हैं जिनके सेल जो हैं वो फ्लैट होते हैं। मोस्ट मल्टी सेलुलर रेड एल्गी अटैच टू रॉक्स और अदर सब्सटेंसेस बाय बेसल होल्ड फास्ट। ये भी रॉक्स के साथ, चट्टानों के साथ एक होल्ड फास्ट को इस्तेमाल करते हुए जुड़ती है। सम रेड एल्गी इनकॉर्पोरेट कैल्शियम कार्बोनेट इन देयर सेल वॉल फ्रॉम द ओशन एंड टेक पार्ट इन बिल्डिंग कोरल रीफ्स अलॉन्ग विद कोरल्स। ये
इस रेड एलगी जो है इसके जो शेल है उसमें कैल्शियम कार्बोनेट मौजूद होता है सेल वॉल के अंदर। और ये कोरल रीफ बनाने में, अगर आपने कभी नेशनल ज्योग्राफिक चैनल देखा है तो फ़िश देखी होगी उसमें, और वो फ़िश देखी होगी एक अजीब से जो अजीब सा एक जो फॉरेस्ट है जंगल के अंदर छोटा छोटा होता है, उसमें वो चल फिर रही होती है। बड़े एक मज़े की चीज़ है और इसको हम कोरल रीफ कहते हैं। तो वो बाग छोटा सा, असल में वो कोरल रीफ्स होते हैं, वो एनिमल्स होते हैं। तो उनको बनाने के लिए जो है वो ये रेड एलगी इस्तेमाल होती है, उसकी हेल्प करती है। छठा ग्रुप जो है वो है ग्रीन एलगी। ग्रीन एलगी हैव पिगमेंट्स, एनर्जी रिजर्व प्रोडक्ट एंड सेल वॉल दैट आर आइडेंटिकल टू दोज ऑफ प्लांट्स। इसमें जो करेक्टरिस्टिक्स हैं कौन कौन से, एनर्जी रिजर्व प्रोडक्ट, पिगमेंट्स और जो सेल वॉल है वो पौधों से मिलती है। ग्रीन एलगी आर फोटोसिंथेटिक विद क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी एंड कैरोटीनॉइड्स प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट। याद रहे कि जो प्लांट्स होते हैं उनमें भी ये तीन स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं, तो इसलिए जो ग्रीन एलगी है ये भी प्लांट की तरह ही बिहेव करती है। देयर मेन एनर्जी रिजर्व आर स्टोर्ड एज स्टार्च। ये प्लांट की तरह स्टार्च को एनर्जी के स्टोर के तौर पर इस्तेमाल भी करती है। मोस्ट ग्रीन एलगी पोजेसिस सेल वॉल्स विद सेलुलोज। ज़्यादातर जो एलगी है उसकी सेल वॉल में, ग्रीन एलगी की सेल वॉल में सेलुलोज मौजूद होती है। बिकॉज ऑफ दीज एंड अदर सिमिलैरिटीज़, इन तीन चार और इसके अलावा सिमिलैरिटीज़ की बेस पे इट इज़ जनरली एक्सेप्टेड दैट प्लांट अक्रॉस अरोज फ्रॉम एंसेस्ट्रल ग्रीन एलगी, के जो पौधे हैं वो ग्रीन एलगी के फोर फादर्स हैं। ये ग्रीन एलगी से ही एलगी इनसे बनी है। एविडेंसेस फ्रॉम आरएनए सीक्वेंसिंग, लेकिन जब हमने आरएनए सीक्वेंसिंग की है, आल्सो इंडिकेट दैट ग्रीन एलगी एंड प्लांट्स फॉर्म मोनोफिलेटिक लिनिएज। तो तब हमें पता चला कि ग्रीन एलगी और जो पौधे हैं इन दोनों का ओरिजिन, हालांकि दोनों का ताल्लुक एक का किंगडम प्रोटिस्टा के साथ है और दूसरे का किंगडम प्लांटी के साथ है, तो दोनों का ओरिजिन जो है लेकिन एक ही जानदार से हुआ। अब आगे क्वेश्चन ये है कि एलगी अगर इतनी ही इम्पॉर्टेंट है, अगर इतनी ही हमारे लिए अहम है, तो फिर इसका हमें फ़ायदा क्या है। इसको देखने से पहले ये थोड़ा सा रिवाइज़ कर लीजिए कि जो पौधों की तरह के प्रोटिस्ट हैं उनमें यूग्लिनॉइड्स हैं, डाइनोफ्लैजिलेट्स हैं, डाईएटम्स हैं, ब्राउन एलगी है, रेड एलगी है और ग्रीन एलगी है। तो अब बात करेंगे एलगी जो है इसकी इम्पोर्टेंस की। एलगी हैव अ ग्रेट इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल इम्पोर्टेंस फॉर अस, हमारे लिए बहुत अहम है। कैसे? सम एलगी सच एज कैल्प, मैंने अभी आपको बताया था कि ये डाई एटम है, सबसे बड़ी जो है वो प्रोटिस्टा है, ये खुराक के तौर पर इस्तेमाल करती है और जब कभी खुराक की कमी हो जाती है तो इसको इस्तेमाल किया जाता है। मेराइन एलगी आर दी सोर्स ऑफ मैनी यूजफुल सब्सटेंसेस। अब जो समुंदर की एलगी है वो हमें एल्गन, एगर, कैरागिनन और एंटीसेप्टिक्स प्रोवाइड करती है। एलगी आर मेजर प्रोडक्ट्स ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम, जाहिर है पानी के अंदर मौजूद है, एक्वेटिक इकोसिस्टम की प्रोडक्ट है। दस दे प्ले अ बेसिक रोल इन फूड चेन, तो जानदार जो इन पे खुराक करते हैं, हासिल करते हैं इनसे, उनकी बेस पे हम सरवाइव करते हैं। तो इसका मतलब है ये एक फूड चेन, एक इकोसिस्टम को स्टेबल करने के लिए, उसके सर्वाइवल के लिए जो एलगी है वो बहुत अहम है। दस दे प्ले अ बेसिक रोल इन फूड चेन प्रोवाइडिंग फूड एंड ऑक्सीजन टू अदर ऑर्गेनिज्म। पानी के अंदर रहने वाले जानदारों के लिए एलगी खुराक का ज़रिया भी होती है और चूँकि ये फोटोसिंथेसिस करती है इसलिए पानी में डिज़ोल्व ऑक्सीजन भी एलगी से ही आती है और उसके अंदर मौजूद एनिमल जो हैं वो सरवाइव करते हैं। तो ये दूसरा ग्रुप था प्लांट लाइक प्रोटिस्ट। हम जिक्र करते हैं अब तीसरा ग्रुप जिसको हम कहते हैं फंगस लाइक प्रोटिस्ट। सम प्रोटिस्ट superficially resemble fungi that they are not photosynthetic and some have bodies formed a thread like photo structure called hyphae। कुछ जो है वो प्रोटिस्ट वो हैं जो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते लेकिन उनकी बॉडी ऐसी होती है जैसे फंजाई की बॉडी में फिलामेंटस स्ट्रक्चर, धागे नुमा स्ट्रक्चर, जिनको हाइफी कहा जाता है। सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीज
thread like structure hyphae. This protist is called as fungus like protist. However, fungus like protists are not fungi for some several reasons. लेकिन ये फंजाई नहीं होती बाद वजह से भाई क्यों? Many of these protists have centrioles and produce cellulose as a major component of their cell wall. ये वाली जो होती है इसमें प्रोटिस्ट जो हैं उनमें सेंट्रियोल मौजूद होता है जो कि और इसके साथ साथ सेलुलोज जो मेजर कंपोनेंट होता है इनका, जबकि जो फंजाई में मौजूद नहीं होती. वेराज फंजाई लैक सेंट्रियोल एंड हैव सेल वॉल ऑफ काइटन. फंजाई की जो सेल वॉल है वो काइटन से बनी होगी और सेंट्रियोल मौजूद नहीं होंगे. ये भी एक डिफरेंस है दोनों के अंदर. सो टू मेजर ग्रुप्स ऑफ फंगल लाइक प्रोटिस्ट दो हैं जिन जो फंजाई की तरह के हैं, उनका जिक्र कर लेते हैं. पहला जो है उसे हम कहते हैं स्लाइम मोल्ड, दूसरा जो है वो वाटर मोल्ड. स्लाइम मोल्ड जो है पहले इसका जिक्र करते हैं कि ये क्या होता है. द फीडिंग स्टेज ऑफ स्लाइम मोल्ड इज़ प्लाज्मोडियम. यहाँ आपने कंफ्यूज नहीं करना. इस प्लाज्मोडियम को उस प्लाज्मोडियम के साथ जो एपिकम्प्लेक्सा का मेंबर है, जो प्लाज्मोडियम मलेरिया फैलाता है. तो ये हम बात कर रहे हैं स्लाइम मोल्ड या मिक्सोमाइकोटा की. A multinucleate mass of cytoplasm that can grow to 30 सेंटीमीटर, जो 30 सेंटीमीटर तक जो है वो हो सकता है. 30 सेंटीमीटर तक जो है वो हो सकता है, इसकी लंबाई हो सकती है या 1 फीट तक हो सकती है. द प्लाज्मोडियम विच इज़ स्लाइमी इन अपीयरेंस, ये गीला होगा, लेसदार होगा. स्ट्रीम ओवर, ये रहेगा कहाँ पे? स्ट्रीम्स में. डैम्प, गीली जगह पे. डिकेइंग लॉग, गले सड़े पत्तों पे. और लीफ लिटर्स, और जो पत्ते नीचे गिरे होंगे, गले सड़े होंगे, उन पे सर्वाइव करेगा. इट इज़ ऑफन फॉर्म अ नेटवर्क ऑफ चैनल दैट कवर्स अ लार्ज सरफेस एरिया. ये नेटवर्क होगा जो काफ़ी बड़ा एरिया जो है वो कवर करेगा. एज इट क्रीप्स अलॉन्ग, क्योंकि ये ज़मीन के अंदर नहीं होता, ज़मीन के ऊपर ऊपर रेंगता है. इट इंजेस्ट बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया को खुराक के तौर पे इस्तेमाल करता है. यीस्ट को करता है, स्पोर्स करता है, और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करता है. ड्यूरिंग एन अनफेवरेबल कंडीशन स्लाइम मोल्ड फॉर्म्स रेजिस्टेंट हैप्लॉइड स्पोर बाय मियोसिस विद इन स्टॉक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड स्पोरेंजिया. तो ये स्पोरेंजिया जो है उसको डिवेल्प करता है जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है. व्हेन कंडीशंस बिकम फेवरेबल अगेन स्पोर्स जर्मिनेट. जब माहौल ठीक हो जाएगा तो जो स्पोर्स होंगे वो जर्मिनेट करेंगे. वो जर्मिनेट करेंगे, उनके जर्मिनेट करने के बाद इनटू बाइफ्लैजिलेट और अमीबॉइड जाइगोट, जो जाइगोट बनेगा, और उस जाइगोट से मल्टी न्यूक्लिएट प्लाज्मोडियम बनेगा. ईच न्यूक्लियस बीइंग डिप्लॉयड, और जाइगोट डेफिनेटली उसके अंदर जो न्यूक्लियस होगा वो डिप्लॉयड होगा. अब दूसरा ग्रुप जो फंगस लाइक प्रोटिस्ट का है, दैट इज कॉल्ड एज वाटर मोल्ड और ओमाइसीड्स. ओमाइसीड्स शो क्लोज रिलेशन with the fungi and have similar structure but are now regarded as more ancient group. ये भी फंजाई से मिलता जुलता है, लेकिन ये पुराना तस्वर किया जाता है. देयर सेल वॉल कंटेन सेलुलोज नॉट काइटन. ये डिफरेंस मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसकी सेल वॉल जो है उसमें काइटन मौजूद नहीं होता. देयर हाइफी आर एसेप्टेट विदाउट क्रॉस वॉल. एसेप्टेट एक सिलेंडर फर्ज कीजिए, उस सिलेंडर के अंदर सेपरेशन अगर हो तो वो सेप्टेट होगी. अगर सिलेंडर के अंदर सेपरेशन ना हो, मुख्तलिफ थोड़ी थोड़ी जगह के बाद उसके खाने ना बने हों, तो वो होगा एसेप्टेट. तो ये एसेप्टेट इसका हाइफी होगा. ओवोमाइसीड्स इंक्लूड अ नंबर ऑफ पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग फाइटोपथोरा इन्फेस्टन. ये एक अहम ऑर्गेनिज्म है वाटर मोल्ड का या ओवोमाइसीड्स का जो इन्फेक्शन करता है. विच हैव प्लेड इन फेमस रोल इन ह्यूमन हिस्ट्री. ये बहुत अहम है हमारे लिए. क्यों? फाइटोपथोरा इन्फेस्टेंस वाज द कॉज ऑफ आयरिश पोटैटो फेमिन इन द 19th सेंचुरी. 19वीं सदी में जो आयरलैंड में आलूओं को कहत पड़ा वो इसी जानदार की वजह से था. इट काज अ डिजीज़ कॉमनली नोन एज लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो. जो आलू हैं उनके जो पत्ते हैं जिनमें फोटोसिंथेसिस के जरिए खुराक बनेगी, उनको ये ख़राब कर देता, इसने कर दिया.
बिकॉज ऑफ सेवरल रेनी कूल समर्स, क्योंकि वहाँ बहुत सालों तक जो है वो मौसम सरमा जो था, गर्मी जो थी वो ठंडी रही। इन आयरलैंड इन 1840s 1840 के दौरान जो उनका समर था वो बहुत ठंडा था। द वाटर मोल्ड मल्टीप्लाइड अनचेक, और इसको तो मौका मिला, ये अनचेक तरीके से मल्टीप्लाई कर गया, और काजिंग पोटैटो ट्यूबर्स टू रॉट इन द फील्ड, और इसने आलूओं को उनके खेतों में ही गला चढ़ा दिया। सिंस पोटैटोज वर द स्टेपल ऑफ आयरिश पीजेंट्स डाइट, और ये बात याद रहे कि जो पोटैटो हैं वो आयरलैंड के लोगों की बड़ी अहम खुराक है। मैनी पीपल्स अबाउट 250,000 टू मोर देन 1 मिलियन स्टार्व टू डेथ। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इतने ज़्यादा जो लोग हैं उनकी डेथ हो गई। द फेमिन prompted a mass migration out of Ireland such as countries as the United States। और ये बात ज़हन में रहे कि ये जो फेमिन है ये इतना ज़्यादा ख़तरनाक था कि इसके जो असरात थे वो यूनाइटेड स्टेट्स तक पहुँचे। तो अगर हम देखें यहाँ पे तो जो वाटर मोल्ड है ये फंगस लाइक प्रोटिस्ट है, फाइटोपथोरन इन्फेस्टेंस, जिसने 19वीं सदी में आयरलैंड के लोगों के लिए मौत का फरिश्ता बनने का सबूत दिया। तो ये हमारा थर्ड ग्रुप था, फंगस लाइक प्रोटिस्ट। तो आज के इस चैप्टर में हमने जो बात जिक्र की वो प्रोटिस्ट की। तो प्रोटिस्ट हमने कहा कि 3 तरह के मेजर होते हैं, एनिमल लाइक प्रोटिस्ट हैं, प्लांट लाइक प्रोटिस्ट हैं एल्गी, और फंगस लाइक प्रोटिस्ट हैं स्लाइम मोल्ड और मिक्सोमाइकोटा। इफ़ एनीबॉडी हैव एनी क्वेश्चन देन यू कैन आस्क, collect and share. If something is missing and you are unable to understand, then you also may have questions. So thank you very much. Stay safe, keep on your study. अल्लाह पाक हमारा सबका हामी नासर हो। फ़ी अमानिल्लाह।